गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सेक्शन बी, जिसमें है आपके कंपैरेटिव एनाटॉमी, तो बर्ड्स में इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, त्वचा जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी कवर्ड बाय फीदर्स, जो पिच होते हैं या पंख होते हैं के द्वारा आवृत होती है। तो इन फीदर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, पिछली क्लास में आपको बताया था कि कबूतर जो है वह रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है और उसी के इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम फीदर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीदर्स। फीदर जो हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पर डाउन फीदर्स का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है यह देखेंगे। तो फीदर्स का प्रारंभिक डेवलपमेंट या परिवर्धन रेप्टिलिया के शल्क के परिवर्धन के समान ही होता है। डर्मिस में एक बिंदु पर मीजोडर्मी कोशिकाएं और ब्लड वेसल्स एकत्रित होकर डर्मिल पैपिली बनाती है। डर्मिल पैपिली की कोशिकाओं में लगातार वृद्धि होने से पैपिला के ऊपर स्थित एपिडर्मिस कोनिकल हो जाती है। इस प्रकार बाह्य कॉर्नियल स्तर बाहर की ओर वृद्धि करने लगता है और अब पैपिला पिच पैपिली या फीदर पल्प कहलाती है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दे रखा है। सबसे पहले स्ट्रेटम कॉर्नियम के जस्ट नीचे की ओर स्ट्रेटम जर्मिनेटम लेयर होती है और मीजेनकाइमी सेल है। यह लेयर, ये सेल्स आगे की ओर बढ़कर पैपिली बनाती है। बी में देखिए डर्मल लेयर से ये पैपिली का फॉर्मेशन हुआ। जो एपिडर्मिस है यहाँ पर एन्युलर ग्रूव बनती है, डर्मिस लेयर ऊपर की ओर मूव करती है। सी में फीदर पैपिली बन जाती है। जो पैपिली बनती है वह आगे की ओर कॉनिकल शेप में बढ़ने लगती है और फीदर पैपिली बनाती है। फीदर पैपिली के बाहर की ओर एपिडर्मिस एंड भीतर की ओर डर्मिस लेयर होती है। फीदर का डेवलपमेंट डर्मिस, एपिडर्मिस एंड फीदर पैपिली आगे की ओर बढ़कर फीदर जर्म बनाती है। फीदर जर्म बनने के बाद में डायग्राम ई में देखिए इस तरह से कॉनिकल शेप जो है आगे की ओर बढ़ता है और फीदर का फॉर्मेशन करता है। फीदर पल्प, फीदर फॉलिकल, एक रिड्ज बार्ब्स बनने लगती है। बाहर की ओर पेरिड्रम पाया जाता है। अगर इसकी ट्रांसफर सेक्शन देखें तो इस प्रकार से दिखाई देती है। रेकिस, पेरिडर्म, अम्बाइलिकल ग्रूव एंड बार्ब्स इसमें दिखाई पड़ते हैं। रेकिस, पेरिडर्म, बार्ब्स, ब्लड वेसल्स एंड फीदर फॉलिकल्स आगे फीदर का डेवलपमेंट करते हैं। एंड लास्ट में फीदर फॉलिकल स्ट्रेटम कॉर्नियम से जुड़ी हुई होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे स्ट्रेटम मैलपीजी पाई जाती है। कैलेमस ऑफ डाउन फीदर इसको स्किन से जोड़े रखने का काम करता है। इस तरह से डर्मल पैपिली द्वारा फॉलिकल पैपिली का निर्माण होता है और एक परमानेंट फीदर का डेवलपमेंट होता है। जो फॉलिकल्स बनती है फीदर पल्प का निर्माण करती है। इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स आदि होती है जो कि पोषण का कार्य करती है। एपिडर्मिस लंबी होती जाती है और बेलनाकार संरचना बनाती है, जिसे फीदर जर्म कहते हैं। फीदर जर्म के आधार भाग में एपिडर्मिस का मेलपीजियन स्तर श्रृंगिक होकर एक खोखला पिच्चाक्ष बनाता है। इस प्रकार इस पिच्चाक्ष से श्रृंगीय आवरक या पेरिडर्म बनकर ऊपर की ओर बढ़ती है। यहाँ यह स्पष्ट हो जाती है और फीदर के डेवलपमेंट में सहायता करती है। ये पेरिडर्म
एपिडर्मिस के कॉर्नियल स्तर से बनती है, जो सूख कर और केराटिनीकृत होकर पिच पल्प के चारों ओर एक रिज बना लेता है। पिच मूल के दूरस्थ भाग का पल्प अवशोषित हो जाता है व पेरिडर्म टूटता जाता है। अनुदैर्ध्य कटक सूख कर चटक जाते हैं तथा विमुख होकर बार्स में रूपांतरित हो जाते हैं। बार्स टर्मिनल भाग होता है। फीदर्स पर बल्स विकसित हो जाते हैं। फीदर्स का डेवलपमेंट जो होता है उसमें पल्प सूखकर मज्जा बना लेता है। यह मीजोडर्मी संरचना होती है। पिच अपने आधार भाग से पिच्छाक से जुड़े रहते हैं, किंतु दूरस्थ सिरे पर फैल जाते हैं। पेरिडर्म पाउडर बनकर झड़ जाता है। इस प्रकार कोमल पिच बनकर तैयार होता है। इसके नीचे डर्मिस से डर्मल पेपिला बनी रहती है, जो पिच के गिर जाने पर पुनः सक्रिय होकर उपरोक्त क्रिया को दोहराती जाती है। जैसा आपको मैंने बताया कि पेपिली बनती है, मीजेनकाइम सेल जो होती है इकट्ठी होकर पेपिली बनाती है। ऊपर की ओर स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम जर्मिनेटम लेयर पाई जाती है। ये फैल कर कोनिकल शेप बनाती है और एक फीदर का निर्माण करती है। कबूतर में फीदर का जो डेवलपमेंट है वह कोमल पिच का डेवलपमेंट बताया गया। अब कंटूर फीदर्स का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, यहाँ पर देखिए कंटूर फीदर का डेवलपमेंट आपको दिखाया गया है। कंटूर फीदर क्या होते हैं? कंटूर फीदर का प्रारंभिक डेवलपमेंट कोमल पिच के परिवर्तन के समान ही होता है। पिच पल्प, फीदर पल्प, अनुदैर्ध्य कटक और आवरक पेरिड्रम बन चुकने के बाद की अवस्थाएं भिन्न होती है। दो मध्य पृष्ठीय कटक मोटे होते जाते हैं और परस्पर फ्यूज होकर ठोस रेकिस बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर यह है रेकिस का फॉर्मेशन इसमें होता है, ठोस रेकिस बनाते हैं। मिडिल पार्ट जो होता है फीदर का वह रेकिस होता है। रेकिस बाहर की ओर शीघ्रता से वृद्धि करता है। शेष अनुदैर्ध्य कटक पेरिडर्म की भीतरी दशा से अलग हो जाते हैं तथा रेकिस के दोनों पार्श्वों में पहुंचकर बार्ब्स बनाते हैं। नए फीदर्स नीचे की ओर बनते जाते हैं। पिच्छकों के पार्श्व में पिच्छिकाएँ विकसित होती हैं। पेरिडर्म चिर कर सूख जाता है। परिवर्तनशील पिच अधर रेखा में चिर जाता है। पिच चपटा होकर पिच फलक बना लेता है। पिच्छाक्स नीचे त्वचा में धंसा रहता है और चिरता नहीं है। यह कैलेमस कहलाता है। कैलेमस यह स्किन में धंसा हुआ पार्ट होता है। इसके प्रारंभिक और समीपस्थ दूरस्थ छिद्र बन जाते हैं। कैलेमस में पल्प सूखकर पट्ट विभाजित मज्जा को जन्म देता है। इस क्रिया के उपरांत पिच की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। डर्मिनल पेपिली बनी रहती है। पिच्छकों के गिरने पर इनका प्रतिस्थापन होता रहता है। यह क्रिया मोल्टिंग कहलाती है। सामान्यतः इस क्रिया में 40 से 45 दिन का समय लगता है। यह क्रिया कुछ पक्षियों में आजीवन चलती रहती है और कुछ में यह सीजनल होती है। पिच्छकों में रंग व्यवस्था 3 प्रकार से उत्पन्न होती है। परिवर्धन के दौरान इनमें जो वर्णक जमा होता है, इस प्रकार रंग कुछ प्रकाश की किरणों के अवशोषण के कारण दिखाई देता है। इस विधि से काला, भूरा, पीला, नारंगी रंग दिखाई देता है। श्वेत रंग प्रकाश के परावर्तन से दिखाई देता है। इसमें प्रकाश किरणों की कोई भी तरंगदैर्घ्य अवशोषित नहीं होती है। फीदर्स की जो सरफेस होती है उसकी संरचना की व्यवस्था द्वारा फीदर्स सतह पर रेखांकन सीधे, तिरछे, प्रिज्मीय होने के कारण प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर रंग दीप्ति उत्पन्न करती है। इस विधि से धातुओं जैसे रंग धूसर, नीले आदि बनते हैं।
पिच्छकों में वर्णकों और संरचना व्यवस्था द्वारा वर्णकों एवं प्रिज्मीय रेखांकनों के सम्मिश्र से हरा रंग विकसित होता है। पीला रंग संरचनात्मक नीले रंग के साथ सम्मिश्र होकर नीला पीला प्रभाव उत्पन्न करता है। कबूतर और रेप्टाइल्स और बर्ड्स में जो स्किन है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, उसका कंपैरिजन देखें तो निम्न प्रकार से है। यूरोमेस्टिकस जो कि रेप्टाइलियन है और पिजन कबूतर जो कि एवीज है, दोनों की त्वचा में क्या परिवर्तन, क्या क्या विभिन्नताएं होती है यहाँ पर देखते हैं। जो रेप्टिलियन यूरोमेस्टिकस है कि त्वचा शरीर का रक्षात्मक आवरण बनाती है और कबूतर में जो त्वचा है वह शरीर का आवरण बनाने के साथ साथ महत्वपूर्ण कार्य करती है, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेट करना, बॉडी को हल्का, रोधक और उड़ने के लिए अनुकूल बनाना और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसी तरह यूरोमेस्टिकस में गर्दन और शरीर के दोनों ओर त्वचा ढीली और गले के आर पार अनुप्रस्थ वलनों युक्त होती है। त्वचा पर कांटे और शल्क होते हैं, जबकि कबूतर की त्वचा उड़ने में सहायक होती है, कोमल लचीली होती है और फीदर्स से कवर्ड होती है। रेप्टिलियंस में त्वचा में रंजक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण नर यूरोमेस्टिकस का रंग गहरा भूरा, मादा का हल्का होता है और पिजन्स में रंग केवल पिच्छकों में पाया जाता है, रंजक कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। यूरोमेस्टिकस में त्वचा दो भागों से बनी होती है, अधिचर्म और चर्म, और कबूतर में भी इसी तरह से अधिचर्म एपिडर्मिस और डर्मिस से बनी होती है। एपिडर्मिस दो स्तर होते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम जर्मिनेटम, इनमें भी इसी प्रकार की पाई जाती है। रेप्टिलियन यूरोमेस्टिकस में स्केल्स पाए जाते हैं और स्केल से ही मॉडिफाइड होकर कबूतर में फीदर्स का निर्माण होता है।